जुनूँ तोहमत कशे तस्की न होगर शादमानी की, नमक पाशे खराशे दिल है लज्जत जिंदगानी की। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 165 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और एक शेर अनपब्लिश्ड है जो मैंने चुना है पढ़ने के लिए क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेर हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है और एक दो शेरों के अंदर बड़े एब्स्ट्रैक्ट मेटाफर्स और बड़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी का मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि जुनूँ तोहमत कशे तस्की न होगर शादमानी की, जुनूँ तोहमत कशे तस्की न होगर शादमानी की, नमक पाशे खराशे दिल है लज्जत जिंदगानी की। कशाकश हाय हस्ती से करे क्या से ये आज़ादी, कशाकश हाय हस्ती से करे क्या से ये आज़ादी, हुई जंजीर मौजे आब को फुर्सत रवानी की। पस अज मुर्दन भी दीवाना जियारत गाह तिफला है, पस अज मुर्दन भी दीवाना जियारत गाह तिफला है, शररे संग ने तुरबत पे मेरी गुल फिशानी की। ये अगला शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। असद को बोरिए में धर के फूंका मौजे हस्ती ने, असद को बोरिए में धर के फूंका मौजे हस्ती ने, फ़कीरी में भी बाकी है शरारत नौजवानी की। तो ये तो थे 4 शेर। पहला शेर देखते हैं कि जुनूँ तोहमत कशे तस्की न होगर शादमानी की, नमक पाशे खराशे दिल है लज्जत जिंदगानी की। जुनूँ कहते हैं पैशन को, पागलपन को, जो कि एक सच्चे आशिक की एसेंशियल क्वालिटी है या? तो जुनूनी होना, वहशी होना एक सच्चे आशिक की क्वालिटी है और उसके जुनून पे अगर सवाल उठाए जाएं तो वो आशिक को पसंद नहीं होता। तस्की कहते हैं आराम को, सेटिस्फैक्शन को, मन की शांति को, कंफर्ट को, कामनेस को। तोहमत किसी तरह का ब्लेम या ताना, तोहमत लगाना, किसी को किसी गलती के लिए ब्लेम करना। और तोहमत कशे तस्की होगा कि तस्की और आराम की तोहमत का उम्मीदवार, जिसके ऊपर तस्की की तोहमत लगाई जा रही हो, समवन हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन, एज इफ सेटिस्फैक्शन एंड कंफर्ट इज़ ए नेगेटिव थिंग या। तो तस्की को यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है और तोहमत कशे तस्की वो होगा जिसके ऊपर आराम से बैठने की तोहमत लगाई जा रही हो। शादमानी करना, खुशी मनाना। नमक पाश कहते हैं नमक के छिड़कने को, नमक छिड़कने वाले को भी कह सकते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट स्प्रिंकलर को भी नमक पाश कह सकते हैं। खराशे दिल, दिल के ज़ख्म, दिल को चीर फाड़ दिया गया हो उस तरह के ज़ख्म, लैसिरेशंस ऑफ द हार्ट। नमक पाशे खराशे दिल, दिल के ज़ख्मों पर नमक छिड़कना या नमक छिड़कने वाला। तो शेर है कि जुनूँ तोहमत कशे तस्की न होगर शादमानी की, नमक पाशे खराशे दिल है लज्जत जिंदगानी की। इसके अंदर एक दो थीम्स हैं जो मिर्ज़ा गालिब साहब ने इस्तेमाल किए हैं। एक तो ये कि आशिक को इश्क में अपने महबूब के हाथों, उसकी नज़रों, उसकी अदाओं के हाथों ज़ख्म खाना आशिक को बहुत पसंद होता है और दर्द सहने में उसको मज़ा आता है, दर्द में उसको लज्जत मिलती है। और एक तो महबूब ने अपनी हाथों से, अपने हाथों से, अपनी निगाहों से आशिक को ज़ख्म दिए हों, ऊपर से महबूब ने उस नमक भी छिड़क दिया हो, तो दर्द की लज्जत की क्या ही बात है। और इस दर्द के अंदर उसको आराम भी मिलता है। या तो आम इंसान को तो दर्द से परेशानी होती है, लेकिन आशिक को दर्द में ही आराम मिलता है। और दूसरा ये कि सच्चे आशिक से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कभी आराम से ना बैठे। इश्क का कारोबार ही ऐसा है कि आपको दुख, दर्द और आंसू ही हासिल होते हैं। तो जो आशिक आराम से बैठा हुआ, खुशी मनाता हुआ नज़र आए, उसके ऊपर महबूब, ये दुनिया, रकीब तोहमत लगाते हैं कि तूने तो सच्चा इश्क किया ही नहीं। जो लोग सच्चे इश्क करते हैं वो तो आराम से बैठे हुए, खुशी मनाते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो हमेशा रोता हुआ, उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हमेशा रोता हुआ, नाले करता हुआ ही नज़र आना चाहिए। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। इस शेर के अंदर आशिक अपने आप को एक तोहमत से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है।
तो कहते हैं कि जुनू तोहमत कशे तस्की न हो गर शादमानी की, नमक पाशे खराशे दिल है लज्जत जिंदगानी की। तो आशिक कह रहा है कि अगर मैंने शादमानी की है, अगर मैंने खुशी मनाई है, तो मेरे जुनून पे तस्की की, आराम की तोहमत न लगाई जाए। जुनू तोहमत कशे तस्की न हो, कि मेरा जुनू तोहमत कशे तस्की नहीं होना चाहिए, वो ये डिज़र्व नहीं करता है। और दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि दिल के ज़ख्मों पे नमक का छिड़कना या छिड़काव मेरी ज़िंदगी की लज्जत है। नमक पाशे खराशे दिल है लज्जत जिंदगानी की। तो आशिक के दिल के ज़ख्मों पे महबूब ने नमक छिड़का है, उसको बहुत दर्द की लज्जत मिली है। और वो कहता है कि ये नमक और ये दर्द ही ज़िंदगी की लज्जत है, इसी में मुझे तस्कीन और आराम मिलता है, इसी दर्द से मुझे आराम मिलता है। तो एक मोमेंट के लिए उसने इस दर्द से मिलने वाले आराम की खुशी मनाई है। इतना मज़ा उसको आया है कि उसके चेहरे पे आराम, उसके चेहरे से आराम या राहत झलक रही है। और दुनिया ने, लोगों ने, रकीबों ने ये और महबूब ने ये देखा है और उसके ऊपर खुशी और आराम की तोहमत लगाई गई है। तो कि तू कैसा आशिक है कि जो खुशी मना रहा है, जो आराम से बैठा है। या तो सच्चे आशिक का तो काम होता है हमेशा रोता रहे, नाले करता रहे। तो उस बेचारे के ऊपर एक तोहमत लगाई गई है तस्कीन की है। और आशिक कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरे जुनून पे तोहमत मत लगाओ, मैं किसी बेकार बात की खुशी नहीं मना रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे इस दुनिया की धन दौलत मिल गई है, मैंने इश्क का कारोबार छोड़ दिया है और मैं इस बात से खुश हूँ कि इस दुनिया की कोई धन दौलत मुझे मिल गई है या महबूब का प्यार मुझे मिल गया है। मैं खुश इसी बात में हूँ कि मुझे भरपूर दर्द की लज्जत मिली है। और जब महबूब मुझे ज़ख्म देता है और ज़ख्मों पे नमक छिड़कता है तो उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। और वही आराम मेरे चेहरे से झलक रहा है, उन्हीं ज़ख्मों की और उसी दर्द की लज्जत को पाकर मैं खुश हूँ, उसी बात की मैं खुशी मना रहा हूँ। तो मैं अभी भी सच्चा आशिक हूँ और मैं इस तोहमत का हकदार नहीं हूँ, मेरा जुनून इस तोहमत का हकदार नहीं है। तो मैं किसी बेकार दुनियावी बात की खुशी नहीं मना रहा। एक रंग ये भी हो सकता है कि ये कश्मकश उसके अंदर ही चल रही है और अपने जुनून को वो कह रहा है कि तू अपने आप पे तस्कीन की तोहमत मत लगा। एक रंग ये भी हो सकता है कि ज़िंदगी के हालात ऐसे हैं कि अगर कोई खुशी उसको मिल भी जाए तो वो भी उसके ज़ख्मों के ऊपर नमक ही छिड़कने का काम करती है, क्योंकि लोग फिर उसके जुनून को ताने देने लगते हैं कि ये कि एज ए आशिक तू आराम पसंद हो गया है। तो ओवरऑल ज़िंदगी की ऐसी हालत है कि अब उसको कोई खुशी नसीब नहीं होती। तो जिस्ट ये है कि खुशी मनाना इश्क की रस्म नहीं है। अगर आशिक खुशी मनाए तो उसके ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं। और दूसरा ये कि एज़ ऑलवेज़ उसको दर्द की लज्जत बेहद पसंद है। तो ज़ख्म और दर्द ही उसके लिए ज़िंदगी है। ज़िंदगी की लज्जत उसको दर्द से ही मिलती है। तो बड़ी खूबसूरत इमेजरी का गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि जुनू तोहमत कशे तस्की न हो गर शादमानी की, नमक पाशे खराशे दिल है लज्जत जिंदगानी की। अगला शेर देखते हैं कि कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही आज़ादी, हुई जंजीर मौजे आब को फुर्सत रवानी की। थोड़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी का गालिब साहब ने इस शेर में इस्तेमाल किया है जिसको 100% समझना शायद मुमकिन नहीं है। कशाकश कहते हैं स्ट्रगल को, किसी तरह की खींचातानी को। कशाकश हाय हस्ती की ज़िंदगी की स्ट्रगल, मुसीबतों से जूझने की स्ट्रगल, खींचातानी जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सहनी पड़ती है। सही कहते हैं कोशिश को, एफर्ट को। सही आज़ादी पाने की कोशिश, शायद ज़िंदगी की मुसीबतों से, ज़िंदगी की हस्ती की कशाकश से आज़ादी पाने की कोशिश की यहाँ पे बात हो रही है। मौजे आब, पानी की एक लहर जो समंदर में हो सकती है, किसी नदी में, रिवर में भी हो सकती है। फुर्सत कहते हैं खाली वक्त को, लीजर को। और रवानी कहते हैं बहाव को या फ्लो को। तो शेर है कि कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही ये आज़ादी, हुई जंजीर मौजे आब को फुर्सत रवानी की। तो ओवरऑल इसका थीम ये है कि हर इंसान को ज़िंदगी की हस्ती की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में दुख की कशाकश से उसको जूझना पड़ता है, मुसीबतों की स्ट्रगल से उसको जूझना पड़ता है। और वो इन मुसीबतों से और मुसीबतों से जूझने की जो स्ट्रगल है, ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है, उससे वो कभी आज़ादी नहीं पा सकता, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। बल्कि आज़ादी पाने की कोशिश खुद इस स्ट्रगल, इस ज़िंदगी की कशाकश का ही पार्ट बन जाती है और उसके दुखों
को बढ़ा देती है, दुख का कारण बन जाती है। तो जितना जितना वो ज़िंदगी की स्ट्रगल से आज़ादी पाने की कोशिश करता जाता है, उतना उतना वो उस स्ट्रगल में और फंसता जाता है और दुखी होता जाता है। या तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पे ज़िंदगी और हस्ती के दुख दर्द या स्ट्रगल या मुसीबतों से जूझने की, स्ट्रगल से आज़ादी पाने की बात हो रही है। तो कहते हैं, कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही है आज़ादी। तो ग्रामेटिकली पहली लाइन से दो तीन रंग उभर के आ सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि सही है आज़ादी ज़िंदगी या हस्ती से क्या कशाकश करेगी। लेकिन जो रंग मुझे पसंद है, मेरे ख्याल से जो इस शेर का थीम है, वो ये है कि इंसान की सही है आज़ादी, आज़ादी पाने की कोशिश ज़िंदगी की कशाकश के सामने क्या करे या क्या उसका मुकाबला करे, नहीं कर सकती। तो मतलब इंसान की कशाकश से आज़ादी पाने की कोशिश ज़िंदगी की मुसीबतों की कशाकश के सामने नाकामयाब रहती है। या और वही कोशिश वजह बन जाती है ज़िंदगी की कशाकश की। आप जितनी कोशिश करते हैं आज़ादी पाने की, उतना ही मुसीबतों में और ज़िंदगी की स्ट्रगल में फंसते चले जाते हैं। अब देखें, गालिब साहब की इमेजिनेशन उनको कहाँ कहाँ लेके जाती है, क्या इमेजरी उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। कहते हैं, हुई जंजीर मौजे आब को फुर्सत रवानी की। तो मौजे आब, पानी की लहर, बात की है हमने शायद इसके बारे में। अब उनकी इमेजिनेशन देखें, वो कहते हैं कि अगर आप एक जैसा मैंने कहा कि एक नदी की, एक रिवर के अंदर पानी की मौज भी हो सकती है, पानी की वेव्स हो सकती हैं, या समंदर की, ओशन की वेव्स हो सकती हैं। अगर आप एक नदी को, एक रिवर को इमेजिन करें, तो वो कंटिन्यूसली आज़ादी से पानी की लहरें उसके अंदर बहती चली जाती हैं। और मिर्ज़ा गालिब साहब की इमेजिनेशन में वो बहती हुई लहरें एक जंजीर का पार्ट है। उनको वहाँ पे लहरों के अंदर एक जंजीर नज़र आ रही है, जो कि बनती जा रही है लहरों के साथ साथ, लहरों के बहाव के साथ साथ। तो वो लहरें आज़ादी से बह रही हैं। एक रवानी है उनके अंदर, एक बहाव है, और उनका आज़ादी से बहना एक जंजीर बन जाता है गालिब साहब की इमेजिनेशन के अंदर, जिसके अंदर वो पानी और पानी की लहरें खुद फंस के रह जाती हैं। तो जितना जितना वो आज़ादी से बहने की कोशिश करती हैं, उतना उतना वो उस पानी की ही बनी हुई एक जंजीर में फंसती चली जाती है। अगर आप ओशन की वेव्स को इमेजिन करें, तो एक के बाद एक मौज या लहर पानी की आ रही है, और मिर्ज़ा गालिब साहब की इमेजिनेशन में वहाँ पे जंजीर की कड़ियों का एक सिलसिला बनता जा रहा है, जैसे जैसे एक एक वेव आती जा रही है। ये उनको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर पानी की मौजें खुद फंसती चली जा रही हैं। अगर आप एक भंवर को इमेजिन करें, या तो पानी की वेव्स या पानी खुद उस भंवर में फंसता चला जाता है, और जो भंवर है वो मिर्ज़ा गालिब साहब को एक जंजीर या पाँव में पड़ी हुई बेड़ियों के जैसे नज़र आ रहा है। शायद वेव्स के अंदर जो बम्प्स होते हैं, वो भी उनको लोहे की बेड़ियों के जैसे गोल गोल नज़र आ रहे हैं। तो ये उनकी इमेजिनेशन हो सकती है। 100% इस इमेजरी को नेल डाउन करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई और रंग नज़र आए तो कमेंट करके बताएं। तो ओवरऑल शेर ये है कि कशाकश हाय हस्ती से करे क्या सही है आज़ादी, हुई जंजीर मौजे आब को फुर्सत रवानी की। कि पानी का आज़ादी से बहना, उसकी रवानी खुद उसके लिए एक जंजीर बन जाती है। उसी तरह इंसान की आज़ादी पाने की कोशिश खुद एक स्ट्रगल बन जाती है उसके, और उसकी ज़िंदगी के दुख को बढ़ावा देती है। अगला शेर बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं कि पस अज मुर्दन भी दीवाना ज़ियारत गाह तिफला है। पस अज मुर्दन भी दीवाना ज़ियारत गाह तिफला है, शरर संग ने तुरबत पे मेरी गुलफिशानी की। पस अज मुर्दन का मतलब है मौत के बाद। ज़ियारत गाह कहते हैं किसी साइट ऑफ पिलग्रिमेज को, कोई मुकद्दस जगह जहाँ पे लोग अपने रिस्पेक्ट पे करने के लिए जाते हैं, किसी तरह का तीर्थ स्थान। ज़ियारत गाह तिफला, बच्चों की ज़ियारत गाह, बच्चों के लिए जो साइट ऑफ पिलग्रिमेज हो। शरर संग, पत्थर की चिंगारी। अगर आप कंक्रीट पे या किसी जगह पे ज़ोर से पत्थर मारें तो उसमें से अक्सर चिंगारियाँ निकलती हैं, तो जो स्पार्क्स निकलते हैं उनको शरर संग कहेंगे। तुरबत कहते हैं कब्र को, टूब को। गुलफिशानी, फूलों की बारिश, फूल बिखेरना। तो बड़ा खूबसूरत शेर है। एक पागल दीवाना आशिक मर गया है, वहशी आशिक मर गया है, मजनू जैसा एक वहशी आशिक मर गया है। जब वो शहर में ज़िंदा था तो वो एक वहशी बन के शहर में घूमता था। इश्क में वो अपना आप खो चुका था, और अपने कपड़े फाड़ के वो शहर में घूमता था, और शहर के बच्चे उसको पत्थर मारते थे। तो वो, उसका पागलपन इतना मशहूर हो गया,
और बच्चों को उसको पत्थर मारने में इतना मज़ा आने लगा कि मौत के बाद भी दुनिया के बच्चे उसकी कब्र पे पत्थर मारने के लिए आते हैं। तो देखें सरकाज़म का रंग देखें, कहते हैं कि पस अज मुर्दन भी दीवाना ज़ियारत गाह तिफला है, शर्रे संग ने तुरबत पे मेरी गुलफिशानी की। तो मरने के बाद भी वो कह रहे हैं कि दीवाना बच्चों के लिए ज़ियारत गाह है, एक तीर्थ स्थान है, एक पिलग्रिमेज की साइट है। जब वो जिंदा था तब भी दूर दूर से बच्चे पत्थर मारने आते थे, और अब भी बच्चे उसकी कब्र पे पत्थर मारने के लिए दूर दूर से आते हैं। इतना मशहूर वो मरने के बाद हो गया है। और ज़ियारत गाहों पे अक्सर फूल बरसाने की या फूलों की भेंट चढ़ाने का रिवाज है। तो ऐसा ही उसकी कब्र पे हो रहा है। वो कहता है कि बच्चे जब मेरी कब्र पे पत्थर मारते हैं, इतनी शिद्दत से वो पत्थर मारते हैं, इतनी खूबसूरत चिंगारियाँ निकलती हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरी कब्र के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है। तो चिंगारियाँ फूलों के जैसे दिखती हैं, इतनी खूबसूरत हैं, और ऐसा लगता है कि बच्चे गुलफिशानी कर रहे हैं या चिंगारियाँ गुलफिशानी कर रही हैं, मेरी कब्र के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। सो इफेक्टिवली दे आर पेइंग देयर रिस्पेक्ट्स। मेरा फ़र्ज़ यही है, मेरी ड्यूटी यही है कि वहशी आशिक बनना और पत्थर खाना, और इट इज़ ए मैटर ऑफ ऑनर, राइट, एक सच्चे आशिक के लिए, कि वो जीते जी भी दुनिया के बच्चों के पत्थर खाता रहा और मरने के बाद भी वो बच्चों के पत्थर खा रहा है। तो एज़ ऑलवेज दर्द की लज्जत आशिक को मिलती है पत्थर खाने से। तो जो दर्द की लज्जत उसको जीते जी मिल रही थी, वो मौत के बाद भी उसको मिल रही है। ये रंग भी है। इतना बड़ा पागल आशिक है कि मरने के बाद और मशहूर हो गया, और बच्चे उसकी कब्र को ज़ियारत गाह समझने लगे, दूर दूर से पत्थर मारने आते हैं। तो उससे बड़ा पागल और कोई दुनिया में नहीं है। तो इसलिए उसकी कब्र पे बच्चे आते हैं कि अगर पत्थर किसी को मारने हैं तो ये वो इंसान है जो हमारे पत्थर खाने के काबिल है। तो इसने एक सच्चे आशिक का रुतबा पाया है। दुख दर्द का रंग भी हो सकता है कि मरने के बाद भी कब्र में वो आराम से सो नहीं सकता। बच्चे उसको पत्थर मारने के लिए आते हैं, लेकिन ओवरऑल टोन एक फ़क्र की टोन है, पॉजिटिव टोन है, सरकाज़म की टोन है। तो वो खुश है बच्चों के पत्थर खा के। ही कंसिडर्स इट ए बैज ऑफ ऑनर कि बच्चे दूर दूर से मेरी कब्र के ऊपर पत्थर मारने आते हैं। तो शेर है कि पस अज मुर्दन भी दीवाना ज़ियारत गाह तिफला है, शररे संग ने तुरबत पे मेरी गुलफिशानी की। ये आखिरी शेर देखें कि असद को बोरिए में धर के फूंका मौज हस्ती ने, फ़कीरी में भी बाकी है शरारत नौजवानी की। ये शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। असद मिर्ज़ा गालिब साहब का तखल्लुस है, पेन नेम है। बोरिया कहते हैं किसी तरह की चटाई को, या रीड मैट, जो कि एक बांस के जैसे पतले पतले हॉलो तिनके होते हैं जिनसे चटाइयाँ बनाई जाती हैं। अक्सर फ़कीर या गरीब लोग उसके ऊपर सोते हैं, अपने साथ लेके उनको घूमते हैं। तो ये कोई एक लग्जूरियस बैठने के लिए चीज़ नहीं है। फ़कीर का बिस्तर भी ये हो सकता है, उसको बोरिया कहेंगे। फूंकना, फूंक मारना, किसी को आग लगा के जला देने को भी फूंकना कहते हैं, और फूंक मारना एज ए टू ब्लो ऑन समथिंग, उसको भी फूंकना कहते हैं। धर के फूंकना, पकड़ के बोरिए में बंद करके, इस केस में मिर्ज़ा गालिब साहब को फूंका गया है, असद को। मौजे हस्ती, ज़िंदगी की लहर, ज़िंदगी हो सकती है, कोई इमोशनल इम्पल्सिव एक्शन हो सकता है, या जो लहर गालिब साहब के ऊपर आ गई है, या ज़िंदगी में जो कोई लहर उठी है। हमारे वहाँ पे एक कहावत भी है कि आई लहर फ़कीर की दी झोंपड़ी फूंक, या कि फ़कीर के मन में ऐसी इम्पल्सिव लहर आई कि उसने अपनी झोंपड़ी खुद फूंक दी है। उस तरह की कोई लहर हो सकती है। फ़कीर, गरीब होने की स्टेट को भी कहते हैं, जैसे फ़कीर लोग, और बुढ़ापे की स्टेट को भी फ़कीरी कहा जाता है। तो बड़ा लिरिकल शेर है, हालांकि इसको समझना मुश्किल है। तो शेर फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं कि असद को बोरिए में धर के फूंका मौजे हस्ती ने, फ़कीरी में भी बाकी है शरारत नौजवानी की। मेरे ख्याल से जिस्ट इसका मैसेज दूसरी शेर में है, वो दूसरी लाइन में है शेर की, कि फ़कीरी में, बुढ़ापी में भी नौजवानी की, लड़कपन की, बचपन की शरारत असद के अंदर से नहीं गई, उसकी ज़िंदगी से नहीं गई। तो मौजे हस्ती ने, ज़िंदगी ने असद को पकड़ के एक बोरिए में बंद करके उसको फूंका है, या उसके ऊपर फूंक मारी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बच्चे कई बार घास फूस इकट्ठा करके फूंक फूंक के आग लगाते हैं, खेल खेल में, शरारत में तिनकों को आग लगाते हैं। तो गालिब साहब फ़कीरी में, गरीबी में या बुढ़ापे में हैं, लेकिन ज़िंदगी की ऐसी लहर उनके ऊपर आई है कि उस लहर ने बोरिए में उनको
पकड़ के बंद करके उनको आग लगा के मार दिया है, राइट। सो असद्स ओन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस हैज़ रूइंड एंड बर्नड एंड डिस्ट्रॉयड हिम, या। तो अपनी हस्ती ने उनको जला दिया है, और किस में डाल के जलाया है? जो उस गरीब बूढ़े गालिब के पास एक ही प्रॉपर्टी रह गई थी, जो बोरिया था जिस पे वो सोता था, उसी के अंदर बंद करके उसको जला दिया है। तो बात तो दुख की है, मगर सरकाज़म का रंग है कि फ़कीरी में या बुढ़ापे में भी उनकी हस्ती से, उनकी ज़िंदगी से नौजवानी की शरारत, इम्पल्सिव एक्शंस जो हैं वो नहीं गए, या। तो ज़िंदगी की हालत को दर्शाया गया है। ऐसी मौज आई कि गालिब को जला दिया, या खुद उसने अपने आप को जला दिया, जलाने पे मजबूर कर दिया। ये एक पॉसिबिलिटी है। फूंक मारना एज इन ब्लो ऑन समथिंग, वो दूसरा रंग है। अक्सर जादू मंतर के सिलसिले में भी फूंक मारी जाती है मंतर मारने के लिए, या। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसको बोरिया बताया गया है वो बूढ़े गालिब साहब का दुबला पतला शरीर है। तो गालिब को उस शरीर के बोरिए में ज़िंदगी ने बंद करके उनके ऊपर एक फूंक मारी है, एक मंतर मारा है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मंतर मार के कहा है कि जा तुझ में बुढ़ापे में, फ़कीरी में भी नौजवानी की शरारत बरकरार रहे, कायम रहे। तो ये ज़िंदगी ने मंतर उनके ऊपर मारा है। तो ये रंग भी हो सकता है, ये एक काफ़ी पॉजिटिव रंग है। ओवरऑल काफ़ी लिरिकल शेर है। कहते हैं कि असद को बोरिए में धर के फूंका मौजे हस्ती ने, फ़कीरी में भी बाकी है शरारत नौजवानी की। तो ये थे 4 शेर। आई होप दे मेड सम सेंस। थैंक यू।